हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं अपने तीसरी श्रृंखला जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। एक एक नंबर की ये अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तरी चल रही है। तो 40 तक मैं क्वेश्चन पहले करवा चुका था। आज है 41 है बहुलक को परिभाषित कीजिए। तो बहुलक को परिभाषित करते समय हम इसकी जो परिभाषा लिखेंगे, किसी परीक्षण आंकड़ों में जिस आंकड़े की पुनरावृत्ति सबसे ज़्यादा बार होती है, कहने का मतलब है कि जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आएगा वह उसका बहुलक कहलाता है। तो ये आपका 41 हो गया। 42 है, एक सिक्के को उछाला जाता है तो पुच्छ आने की प्रायिकता क्या है। अब एक सिक्के को हम उछाल रहे हैं तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि पुच्छ आने की जो प्रायिकता होगी, एक सिक्के के 2 सिरे होते हैं तो जितने उसमें सिरे होंगे वो कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। और पुच्छ मतलब टेल की कितनी साइड में लिखा रहता है, केवल एक साइड में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि 1/2 उसकी क्या होगी, प्रायिकता होगी। 43rd क्वेश्चन है, चित्र में जैसे कि दिया हुआ है कि DE तथा BC समांतर हैं तो EC का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखिए हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है। ये दिया हुआ है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये 2 है, तो ये हमें निकालना है। वैसे तो बहुत मौखिक सवाल है, 1 नंबर के सवाल को हम सीधा उत्तर भी लिख सकते हैं, पर देखिए जब ये समांतर होते हैं तो इनकी भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या होगा, बराबर होगा। तो हमने ये कर दिया है, ये बटे ये और ये बटे ये। तो हमें क्या चाहिए, EC। देन EC बटे में है तो क्रॉस मल्टीप्लाई में ये ऊपर चला जाएगा और ये इधर नीचे आ गया और ये यहाँ पे। तो देखिए फाइनली हमारे पास EC इज इक्वल टू जो हो जाएगा, अब इसका जो मान है ये है 2, इसका जो मान है ये है 6 और बटे में 3। तो 3 से 6 कटा 2 बार और कितना हो गया, 2 दूनी 4 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 जो है हमारे पास, एक बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, P की वृत्त के केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके लिए ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। ये एक वृत्त है जिसके केंद्र से ये P दूरी जो है 25 सेंटीमीटर है और इसकी स्पर्श रेखा की दूरी क्या है, 24 सेंटीमीटर। तो हम ये जानते हैं कि यहाँ पे क्या बनता है, 90 का कोण। तो 90 का कोण बनेगा तो इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण। ये लंब हो गई और ये आधार। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या कर देंगे, इसका मान निकाल देंगे। तो आधार बराबर क्या हो जाता है हमारे पास, कर्ण का वर्ग मतलब OP का स्क्वायर माइनस लंब का वर्ग। सिंप्लीफाई कर दें इसको तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 25 का वर्ग माइनस 24 का वर्ग। 25 का वर्ग 625 और 24 का वर्ग होता है 576। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 49 और 49 हमारे पास हो जाता है 7 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर आ गया 7 सेंटीमीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Q द्वारा संतुष्ट होने वाली उस स्थिति को लिखिए जिसके लिए परिमेय संख्या P/Q का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति हो। तो अशांत आवृत्ति होने के लिए वो जो उसकी परिमेय संख्या की जो स्थिति होगी वो Q का मान कभी भी 2 की घात n गुणा 5 की घात m नहीं होगा, इससे ज़्यादा ही हो सकता है। ये दोनों के दोनों इसमें नहीं आएंगे। इस स्थिति में ये क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा। अगला देखिए लिखा हुआ है 46, y बराबर px के लिए शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये आपके पास दिया हुआ है, जब हमारे पास y बराबर px तो इसका मतलब x अक्ष को कितनी बार काट रहा है कर्व। तो देख सकते हैं हम 1 और 2। तो इस स्थिति में शून्यांकों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। देखिए अगला सवाल जो है, एक AP का nवां पद 9 - 5n है, इस श्रेणी का 5वां पद है। तो हमें इसका 5वां पद ज्ञात करना है। देखिए हमारे पास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है an बराबर 9 - 5n। तो A5 n की जगह में हमने 5 लिख देना है। तो 5 × 5, 9 - 5 × 5 25 और 25 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 16। 25 का साइन क्या है, माइनस है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास 16 माइनस का। 48 हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 1054/cot 36 का मान ज्ञात करें। इस करके 2 सवाल हमने लास्ट दिन भी किए थे। तो देखिए इसमें क्या होता है, हमारे पास हम दोनों में से किसी एक के मान को क्या करेंगे, 90 माइनस में ले लेंगे। तो हमने 10 के मान को किया है 10 90 - 36 तो 54 ही होता है और कॉट 54। अब 10 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है हमारे पास कॉट थीटा मतलब कॉट 36। देन कॉट 36 बटे कॉट 36 दोनों नेग्लेक्ट हो गए तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, चित्र में एक बिंदु P से O केंद्र वाले एक वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। तो एंगल POA ये वाला एंगल हमें ज्ञात करना है। ये पूरा एंगल 80 दिया हुआ है।
तो ये ज्ञात करना है। तो देखिए इसको पहले हम मौखिक करने की कोशिश करते हैं। ये पूरा एंगल दिया हुआ है तो ये इसके क्या कर रहा है, मध्य से होते हुए जा रहा है, तो ये ऊपर का एंगल कितना हो जाएगा 40। ये हम जानते हैं कि राइट एंगल होता है, स्पर्श रेखा वृत्त को जहाँ पे काटती है वहाँ पे क्या बनता है 90 का कोण बनता है, और ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ये कुछ किया हुआ है, तो ये 80 है, 80 का हाफ कितना हो जाएगा 40। ये हम जानते हैं एंगल ए जो है हमारे पास राइट एंगल है, तो ट्राइंगल ओ ए पी में के तीनों कोणों का क्या हो जाएगा 180 हमने ले लिया। इसको हमें निकालना है। ये हमारे पास राइट एंगल 90 है, ये हमारे पास 40 है, तो ये हमारे पास क्या है इज इक्वल टू 180। 180 में से इन दोनों को जोड़ने के बाद हम इधर ले आए तो कितना 30 को हमने कैंसिल किया, तो ये कितना आ गया हमारे पास 50 डिग्री। तो जो ये एंगल यहाँ पे बनेगा वो हमारे पास क्या बन जाएगा 50 डिग्री। देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो है 50 क्वेश्चन है। ट्राइंगल ए बी सी में ए बी इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर तथा कोण बी बराबर 90 है, तो ए सी का मान ज्ञात करना है हमें। तो ये एक समकोण त्रिभुज होगा, जैसे मैंने ये चित्र में देखिए बना रखा है। एंगल ये 90 का है, तो बी ए बी बराबर 6√3 है और ये क्या है 3। तो हमें इसमें कर्ण ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। कर्ण का वर्ग मतलब कर्ण जो होता है हमारे पास ए बी का मान जो हो जाएगा वो हमारे ए सी का मान ए सी का जो मान होगा यहाँ पे हमारे पास लंब मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस आधार बी सी का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो √3 का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 36 इंटू 3 प्लस 36। इन दोनों को हम जोड़ दें आपस में तो ये होता है 144। तो ए सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 44, किसका स्क्वायर होता है 12 का, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 12 सेंटीमीटर इसका आंसर। देखिए नेक्स्ट 51 जो हमारे पास है, यदि एक अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। अर्धवृत्त का व्यास हमारे पास दिया हुआ है, तो अर्धवृत्त का व्यास जो होता है वो होता है 2r, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है 14 सेंटीमीटर, तो r इज इक्वल टू 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर। अब अर्धवृत्त का परिमाप जो होगा वो क्या होगा 2πr का भी आधा। तो यहाँ पे हम मान रख दें तो 2 से तो 2 कट गया, यहाँ पे रख देंगे 22/7 गुणा गया 7, r का मान 7 है, इससे ये कट गया तो ये हमारे पास आ गया 22 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर आ गया 22 सेंटीमीटर क्या होगा इसका परिमाप होगा। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है 52, निम्न बारंबारता बंटन का प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो चर हमारे पास यहाँ पे दिए हुए हैं और उसकी बारंबारता की ये चर कितनी बार आया, तो इसको हम एक सिंपल उसमें लिख दें तो ये हमारे पास xi हो जाएगा और ये हमारे पास fi। तो जो माध्य का जो सामान्य सूत्र होता है वो हमारे पास होता है सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। तो हमने यहाँ पे इनकी वैल्यू यहाँ से ले ली, देख सकते हैं कि ये 4 इंटू 2, 6 इंटू 4, 8 इंटू 3 और 10 इंटू 1 अपॉन में जितने पूरे मिला करके हैं 2 4 6 3 9 और 1 10। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। इसको और सिंप्लीफाई कर दें तो ये 8 हो जाएगा, 24 ये भी 24, 8 3 जा 24 और ये 10 अपॉन 10। यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा 66 अपॉन 10। 66 में हम 10 का डिवाइड करें तो एक जीरो होने के कारण दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, तो 6.6 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये माध्य क्या होगा 6.6। अगला हमारे पास है दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की परिधि का अनुपात जो है वो हमारे पास दिया हुआ है। वृत्त की परिधि का अनुपात 2:3 है। वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है वो होता है 2πr। तो पहले का हमने 2πr1 ले लिया और बटे 2πr2, इनका है 2/3। देखिए 2 से 2 कैंसिल हुआ, पाई से पाई कैंसिल हुआ, तो हमारे पास क्या आ गया r1 अनुपात r2 की जो वैल्यू आ जाएगी ये भी क्या आ जाएगी 2:3 ही आ जाएगी। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा कि 53 का जो हमारे पास आंसर आ गया 2:3 आ गया। लेकिन नेक्स्ट हमारे पास है यदि किसी खेल के जीतने की प्रायिकता 5/11 है तो हारने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है कि जीतने की प्रायिकता 5/11 है। ये देखिए जीतने की जो प्रायिकता है वो हमारे पास 5/11 है, तो हारने की प्रायिकता का जो मान होता है उसी खेल में वो होता है 1 माइनस जीतने की प्रायिकता। ये क्या है पी ई ले रखा है, अब इसमें माइनस कर लेंगे तो 1 माइनस 5/11। एलसीएम हमारे पास 11 ही आया, 11 1 जा 11 माइनस 5 और 11 में से 5 जो चला गया वो हमारे पास हो गया 6/11। तो हारने की जो प्रायिकता होगी वो 6/11 हो जाएगी। देखिए जो नेक्स्ट है हमारे पास 55, संख्या
7429 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसके लिए हमने क्या किया कि हमने जैसे हम गुणनखंड करते हैं वैसे हमने एक सीरीज ले ली, यहाँ पे ले लिया। देखिए इसमें 2 का भाग तो नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जाएगा। इसमें जो पहला जो भाग जा रहा है वो जा रहा है हमारे पास 17 का। 17 का देंगे तो यहाँ पे हमारे पास 17 का पहली बार में 4 बार जाएगा। यहाँ पे बचा 6, ये हो गया 62, 62 में चला गया हमारा 3 टाइम्स। अब हमारे पास कितना बचा 51, 62 में से 51 गया 11, 119 और 119 में हमारे पास जाता है 7 बार। अब देखते हैं 17 का फिर नहीं जा रहा, अब इसमें जा रहा है 19 का। 19 का देखेंगे तो 19 दूनी 38, यहाँ पे 38 हो गया। कितना बचा हमारे पास 5 मतलब 57 और 57 में चला गया 19 3 57। फिर से देखेंगे तो 23 का ही जाएगा, 23 भी अभाज्य संख्या है और इसका 1 बार। तो फाइनली हमारे पास जो इसके गुणनखंड आ गए वो आ गए हमारे पास 17 गुणा 19 गुणा 23, ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए जो हमसे पूछा गया। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल ये दिया हुआ है √2 और 1/3। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारे पास दिया है √2 और अल्फा इंटू बीटा मतलब गुणनफल 1/3। तो द्विघात समीकरण उनके शून्यांकों के योग और गुणनफल के आधार पर ही हमारे पास जो होती है वो होती है हमारे पास x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे तो x² तो अपनी जगह पे x² ही होगा, माइनस क्योंकि इसका चिन्ह प्लस है तो ये माइनस ही रहेगा √2x और इसकी वैल्यू जो हमारे पास क्या है 1/3। तो हम यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन गई। ये इसका आंसर हो गया। अगला है हमारे पास, जांच कीजिए कि दी गई समीकरण युग्म 3y प्लस x बराबर 6 तथा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 संगत हैं। अब संगत की स्थिति जो होती है वो 2 प्रकार से संगत हो सकती हैं, या तो वो प्रतिच्छेद करें या वो क्या होंगी संपाती। तो हम देखते हैं कि क्या क्या है। पहले इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके आधार पर हम इसको क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। देखिए जो a1 का जो मान है हमारे पास a1 a2 a3 हमने लिए हुए हैं। तो a1 का जो मान है वो है 1, इसका मान है 3, b1 का और c1 का मान 6। तो लिख लेते हैं 1 3 और 6। इसी प्रकार से इधर की तरफ देखें हम तो इसका मान है 2, इसका मान है -3 और इसका मान है 12। तो देखिए a1 अपॉन a2 का मान जो आ रहा है ये आ रहा है 1/2 और b1 अपॉन b2 की जो वैल्यू है ये आ रही है 3 अपॉन -3। तो इससे ये कटा तो कितना आ गया -1। दोनों ही बराबर नहीं आ रहे, तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये प्रति छेद करेंगी, इसका मतलब क्या होंगी संगत है। तो इसका आंसर आ जाएगा ये दोनों रेखाएं क्या होंगी संगत है। नेक्स्ट हमारे पास है 58, समांतर श्रेणी के प्रथम 2 पद ज्ञात कीजिए जिसमें a बराबर -1 और d बराबर हमारे पास दिया है 1/2। तो ये भी 2016 में पूछा गया, बहुत ही आसान सवाल है। a और d दिया हुआ है हमारे पास, तो पहला पद तो हमारे पास a ही होता है समांतर श्रेणी का, तो ये क्या हो जाएगा -1 और दूसरा पद होता है हमारे पास a प्लस d। पास ये -1 है और +1/2। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा 2 -2 + 1। -2 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा -1/2। तो इसके 2 पद आ जाएंगे AP में हमारे पास -1 और -2। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। देखिए 59 हमारे पास यहाँ पे है, यदि tan a बराबर 4/3 तो sin a और cos a का मान ज्ञात करना है। तो इसको निकालने के कई तरीके होते हैं, पर हम इसको पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर निकालेंगे। एक त्रिभुज हमने यहाँ पे बना लिया है जिसमें हम देख रहे हैं कि tan a की मान जो दिया हुआ है tan थीटा बराबर होता है हमारे पास लंब बटे आधार L/a 4/3। तो ये 4 और ये 3 है, तो पाइथागोरस प्रमेय से ये कर्ण बराबर क्या आ जाएगा लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो ये 25 आएगा रूट के अंदर और ये क्या आ जाएगा 5। तो हमारे पास जो नेक्स्ट था कर्ण वो हमारे पास क्या आ गया 5। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि साइन ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान है 4 और कर्ण का मान है 5। और इसी प्रकार से कॉस ए की वैल्यू जो हो जाएगी वो होती है हमारे पास a/k मतलब आधार बटे कर्ण। तो इसका मान है 3 और इसका मान है 5। तो ये दोनों के दोनों इसके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला हमारे पास जो 60 है ये
फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में है। दिया हुआ है एक वृत्त की डैश खाली स्थान है, समांतर स्पर्श रेखाएं होती हैं। तो एक वृत्त में जो रेखाएं होती हैं वो समांतर रूप से केवल दो ही रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, काटती हैं। तो एक वृत्त की जो समांतर स्पर्श रेखाएं होती हैं वो होती हैं दो। अगला है हमारे पास 61 भी कर लेते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। तो इसके उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु। यदि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे इस वीडियो का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल पाए। तो मिलते हैं आपको आने वाले वीडियो में।